सबने आगे हो गए लगभग 4-5 जने तो ऑनलाइन दिख रहे हैं। ठीक है, कल अपन ने क्या डिस्कस किया था बताओ देखिए। कल अपन ने किस टॉपिक के बारे में पढ़ा था? कोई भी एक माइक ऑन करके बताओ। हीट एंड द्रव विलयन के बारे में। क्या? हीट एंड ट्रायल और हाँ, और रासायनिक समीकरण एंड ट्रायल विधि के बारे में पढ़ा था। मतलब हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय एक मतलब विधि को अपनाया था अपन ने, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जिसके 6 या 7 स्टेप या पद थे। एक एक पद अगर कोई बताना चाहे, जिसको याद हो गया हो वो बताना चाहे तो बता सकता है। देखिए माइक ऑन करके बताओ, देखिए हर एक पद के बारे में जो मैंने बताया था, जल्दी से बताओ देखिए। अभिक्रिया में भाग देने वाले अभिकारकों व उत्पादों को बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। सही है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के जो सूत्र होते हैं, उन सूत्र को क्या किसमें बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। तत्वों की संख्या लिखना, अधिक तत्वों की संख्या। अभिकारकों और उत्पादों में जो भी तत्व उपस्थित हैं, तत्वों की संख्या को लिखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, उसी सॉरी दूसरे पॉइंट में के बाद में तीसरा पॉइंट क्या था बताओ? अधिक संख्या वाले तत्वों को संतुलित करना। हाँ, अधिक संख्या वाले तत्वों को संतुलित करना। ठीक है, और इसमें जो अपन ने एक अभिक्रिया ली थी उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा थी, तो हमने ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए उत्पाद सॉरी अभिकारक की तरफ 4 से गुणा किया था, यानी 4 लगाया था। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या आ जाता है? चौथा पॉइंट क्या आ जाता है? अन्य तत्वों को संतुलित करना। ठीक है, अन्य तत्वों में जैसे अपन ने हाइड्रोजन ले लिया था, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? शेष जो बचे हुए तत्व है उनको संतुलित करना। शेष में से अपना ऑक्सीजन नहीं सॉरी आयरन अभी बच रहा था, तो उसको संतुलित कर लिया। सब में सारणी बना करके अपन ने काम किया था ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक मतलब टॉपिक क्या स्टेप आता है, वो स्टेप क्या था बताओ देखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था? ब्रैकेट को हटाकर तत्वों का मिलान करना। यस, ब्रैकेट को हटा करके ये चेक करना कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ परमाणुओं की संख्या या तत्वों की संख्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 7वां स्टेप क्या था? बताओ देखिए। 7वें स्टेप में अभिक्रिया किस ताप पर हो रही है, किस दाब पर हो रही है, उसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाएगा। दो फोन पास में है किसी के, अगर 2 फोन पास में है तो एक का माइक जरूर बंद करना है परमानेंटली, उसको हमेशा बंद रखना है। ठीक है, और दूसरे का यूज भी तब करना है जब अपन कोई बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आवाज टकरा करके आती है तो सही समझ में भी नहीं आएगा। तो अपन ने कल रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस कर लिया था और इसके बारे में मैंने तुमको वापस थोड़ा रिकॉल भी करवा लिया। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे हम आज? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है उसको अपन देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक आती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयुग्मन। संयुग्मन। ठीक है, इसका मतलब होता है जुड़ना।
ठीक, दूसरी अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है टूटना। वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसी के बाद में उष्मा उदासीकरण। उष्मा की मतलब निकासी या उष्मा का प्रवेश के आधार पर माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। ठीक है, जब मैं बोलूं मैं पूछूं तब तुम माइक ऑन करके बोल सकते हो। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया हम उष्मा के आधार पर समझ लेंगे कि भाई उष्मा की उसमें निकासी होती है या उष्मा उसमें देरी पड़ती है। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो तीसरी अभिक्रिया हम लेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, चौथी अभिक्रिया लेंगे इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी। इसी के बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया अगर हम लेना चाहेंगे तो वो हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, छठी अभिक्रिया जो हम लेना चाहेंगे वो ये हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट अभिक्रिया आएगी उसको हम लेना चाहेंगे तो वो हो जाएगी अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अब हम इसकी परिभाषा भी समझेंगे और इनके उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? संयुग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं ना, इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसका मतलब होता है जुड़ना। तो नाम से ही हम परिभाषा बना सकते हैं, किसी को पता हो तो बता सकता है। पहले से पिछली क्लास में हमने कहीं पढ़ा होगा इसको, तो किसी को पता है तो माइक ऑन करके बता सकता है। बताओ देखे, बोलो किसी को पता हो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? अपनी शैली में अपनी भाषा में सर, दो या दो से अधिक उत्पाद जब मिलके एक नया उत्पाद बनाते हैं। वापस ठीक करो। देखो इसको जो तुमने बोला है उसमें क्या बोला है? उत्पाद स्टार्टिंग में उत्पाद बोला, लास्ट में भाई बोलो इसको। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ थोड़ा ठीक है ये। देखो इधर संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जो कि अभिकारक ही मिलेंगे, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। मतलब उसमें दो या दो से ज्यादा जुड़ेंगे और एक चीज बनेगी। समझ में आई बात? तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। ये परिभाषा इसमें अपन लिख देंगे। ठीक है, तो तुम लोग इसको लिख दो साथ ही साथ में। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वापस तुम लोग उसको लिख देना। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या रहेगा परिभाषा, उसके बाद में साथ में हम उदाहरण भी समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या रहेगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ये तो लाइन सबके साथ ही लिखनी है। किसी भी अभिक्रिया की परिभाषा अगर अपन दे रहे हैं तो उसमें ये लाइन तो बोलनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, इसमें क्या आएगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या अभिकारक, ठीक है, अभिकारक क्या करते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके क्या करते हैं? क्रिया करके क्या करते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं। एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे?
इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या हुआ? ये नरेश के सर आपने दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे लिख रहे हो वाला भी। बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है। हाँ, आपका ये सिर्फ फोटो भी एक नहीं को दिख। एक को समस्या आ रही है या सबको समस्या आ रही है? दूसरा को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड वाला? जूम दिख कर रहा है। सकते हैं इसमें। सर दिख रहा है हमें तो। ठीक है, तो हो सकता है कि नेटवर्क कमजोर होने की वजह से वहां पे धुंधला आ रहा होगा। कोई नहीं, थोड़ा सही हो जाएगा। पर मैं साथ में बोल रहा हूँ ना, परिभाषा बोल रहा हूँ, तो तुम लिख दो उसको साथ में। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा जुड़ेंगे और एक नया उत्पाद बनाएंगे। एक नैनो रिएक्शन के रूप में अगर आप देखना चाहें तो ये हो जाएगा A प्लस B, है ना, A इंटू C। देखो इसमें क्या हुआ, दो हो गए, A और B दो हो गए, ये आपस में क्रिया करके एक बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई? जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें एक कोई रिएक्शन देख लेते हैं। बहुत सारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। एक सिंपल सा उदाहरण अपन ले सकते हैं, इसमें आता है जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, H2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, और क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, दो अभिकारक हो गए और इसमें क्या हो रहा है, एक नया उत्पाद यानी H2O बन रहा है। ठीक है, इसमें ये तो इसमें क्या होता है, सिंपल रिएक्शन लिखी है, इसमें हमने ये नहीं देखा है कि संतुलित है या नहीं। फिर भी हमें कोई भी अभिक्रिया लिखनी है तो संतुलित करके ही लिखना है। ठीक है, संतुलित करेंगे। देखो वो हीटेड ट्रायल अलग थी, लेकिन एक सिंपल तरीके से अपन इधर मतलब देख के बता सकते हैं कि ये संतुलित मतलब है या नहीं, और दूसरा ये कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है ना, तो देखो इधर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन अभी तो संतुलित है। इसके बाद में ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो संतुलित हमको इसको करना है, जो कम है उसको करना है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? 2 लगा देंगे। अब फिर वापस देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है, 2, और इधर कितनी आ रही है, 2 दूना 4, तो 4 है। इधर 4 है, इधर 2 है, तो जिधर कम है उस तरफ हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो इधर 4 है, इधर 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, वो संतुलित करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ समझना, उदाहरण के रूप में संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये क्या होगा, एक का हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो पदार्थ हो गए, आपस में इन्होंने क्रिया करी और एक नया उत्पाद यानी कि जल का अणु बना दिया। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। और भी हो सकते हैं, सोडियम का क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होती है तो NaCl बनता है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया करती है, अमोनिया बनाती है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही है कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो वो भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी की। दूसरा कौन सा है अपना? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। अब एक जना माइक ऑन करके जल्दी से बता दो, अपघटन का मतलब क्या होता है, या वियोजन का मतलब क्या होता है? हाँ सर मैं बताऊं वियोजन अभिक्रिया की सर परिभाषा? कौन? परी? हाँ सर, हाँ बोलो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कहीं देख तो नहीं रही है? अरे कहीं देख के तो नहीं बता रही परी? क्या हुआ? देख के नहीं बताना है ना, मन से बोलना है। हाँ सर। आप पूरा हाँ हाँ सर, क्या नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, बिना देख के बताया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम्हें नहीं आता तो देख के नहीं बताना, क्योंकि फिर है ना तुम्हारा जो माइंड है वो चलेगा नहीं, फिर जोर नहीं पड़ेगा इस पे कि यार इसकी कोई क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। कोई बात नहीं, नहीं देखा अच्छी बात है, फिर भी याद है तो बहुत बढ़िया बात है ना। चलो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जैसे परी ने बताया परिभाषा, कोई परिभाषा। ठीक है ना, तो क्या आएगी परिभाषा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक
टूट करके, है ना, टूटेगा वो, कोई भी एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है। मतलब इसमें ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो गया, इसमें दो या दो से अधिक जुड़ करके एक बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वियोजन में या अपघटन में एक जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो इधर इसको समझो, परिभाषा इसकी तुमने लिख दी थी, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख दी थी सबने, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख दी थी सबने, और ये हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अपघटन अभिक्रिया की पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर अपन समझते हैं। वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं समझो, तो क्या लिखेंगे अपन, वह रासायनिक अभिक्रिया, है ना, क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, एक अभिकारक, है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्या कौन, एक अभिकारक क्या करेगा, एक अभिकारक टूटकर, क्या करके, टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक नए उत्पाद क्या करता है, उत्पाद बनाता है। ठीक है, समझ में आई बात? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है। ठीक है, इसकी अपन एक डेमो रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद में एक कोई वास्तविक अभिक्रिया है उसका उदाहरण देखेंगे। ठीक है, डेमो रिएक्शन में हम सीधे देख लेते हैं, जैसे ये AB कोई एक पदार्थ था, है ना, AB यहाँ पे कोई एक पदार्थ था और वो उसमें अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने से टूटा और टूट करके क्या बनाता है, A + B। ठीक है, इस प्रकार से इसका उदाहरण हो जाएगा अपने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इधर रियल रिएक्शन लिख लेते हैं, उसमें आ जाएगा अपने CaCO3। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया का या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। एक बात यहाँ पे समझनी है कि वियोजन अभिक्रिया को करने के लिए, वियोजन अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो सकती है, प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है, या विद्युत धारा की आवश्यकता हो सकती है। उसी के आधार पर वियोजन अभिक्रियाओं के भी प्रकार हो सकते हैं, यानी कि जैसे कोई अभिकारक टूट रहा है, ताप देने पर यानी कि गर्म करने पर वो टूट रहा है, तो वो उसमें अपघटन हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी अभिकारक को प्रकाश देने पर वो टूट रहा है तो वो प्रकाशीय अपघटन हो जाएगी। इसी के साथ में किसी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी अभिकारक में विद्युत धारा मतलब उसके जलीय विलयन में या वो द्रव अवस्था में, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उस अवस्था में अगर वो टूटता है तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। ठीक है ना, इसी विद्युत अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के ये तीन प्रकार भी आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे नोट डाल के लिखना है तुम्हें, इसी अभिक्रिया में नोट डाल के लिखना है इस तरह के कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है या हो सकती है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये भी लिख सकते हो लाइन यहाँ पे कि अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की उपस्थिति में भी संपन्न होती है। ठीक है, ये स्टार बना के लिख दो साथ में, यहाँ स्टार बना के लिखो, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है, ये लिख दो। ठीक है, जब ये लाइन लिख दोगे तब बोलना मुझे, मैं फिर आगे वाला उदाहरण बदल दूंगा। लिखो तब मुझे बताना जल्दी से।
लिख दिया होगा तो बताना जल्दी, है ना? सर लिख दिया। लिख दिया? हाँ सर। चलो क्या लाइन लिखी वो बोलो देखे। जो लाइन लिखी है वो बताओ मुझे देखे। सर वियोजन जल्दी से। अभिक्रिया उस वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश की चालक होती है सर। हम्म। सर वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा प्रकाश प्रकाश और विद्युत विद्युत में संपन्न होती है। हम्म। ठीक है, देखो अब मिटा दो इसको, दोनों को मिटा दो ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा? ऊष्माक्षेपी ना। बताओ देखो ऊष्माक्षेपी क्रिया किसको कहते हैं? सर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे रासायनिक ऊष्मा ऊष्माक्षेपी कहते हैं अभिक्रिया। शाबाश, किसने करना है बोला? हाँ सर। ठीक है, तो ये तुम्हें शायद पिछली क्लास में था ये ना। में था 8वीं में। 8वीं में था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वापस पढ़ने को मिलेगा। चलो, तो ऊष्माक्षेपी क्रिया किसको कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? क्षेपण यानी कि उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? क्षेपण यानी कि उत्सर्जन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी क्रिया। समझ में आई बात? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी क्रिया के साथ तुम लोग लिखोगे वो लाइन के साथ नहीं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, क्रिया से लिखोगे क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बात समझ में आ गई? अब देखो एक अभिक्रिया लिखा हुआ है CH4 मीथेन। CH4 मीथेन ये गैस होती है, मीथेन, ठीक है ना। CNG गैस तो होती है, CNG गैस उसका जो मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। समझ में आई बात? तो मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है ना, मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। समझ में आई बात? अब देखो इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है और हमको यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रही है। तो हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में वो कार्बन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन अभी हमने संतुलित कर लिया है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और इधर कितनी है बता देगा? इधर कितनी है? उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी? जल्दी से बता देंगे, सर 2। जल्दी बोलो। 2 उत्पाद की तरफ घटे। उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? जल्दी बता देंगे। सर उत्पाद की तरफ तो 1 है और अभिकारक की तरफ सर 2 है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अभिकारक की तरफ 2 है, देखो ये 2 लिख रहे हैं ना, अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ देखो कितनी है? 2 तो ये रही, 2 तो ये रही और देखो ये 2 तो लगा 2 इसके लिए कितनी काम में आएगा? यानी कि ये 2 यहाँ पे भी है, यानी टोटल उत्पाद की तरफ टोटल कितनी हो गई? कितनी हो गई? 4। हाँ ठीक है ना, 4 हो गई भाई। उत्पाद की तरफ 4 है और अभिकारक की तरफ 2 है, तो किधर संतुलित करनी पड़ेगी?
किस तरफ संतुलित करना पड़ेगा हमको? अभिकारक की तरफ, ठीक है। और अभिकारक की तरफ संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये संतुलित हो गई। ये ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं, ठीक है, चाहे वो कागज हो, लकड़ी हो, कपड़ा हो, कोई भी प्लास्टिक हो, कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसमें उष्मा बाहर निकलती है। वो सभी ऊष्माक्षेपीय प्रक्रियाओं के उदाहरण है। समझ में आई बात? तो ये ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया की परिभाषा भी हो गई और इसका एक उदाहरण भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं अपन चौथे उदाहरण में, चौथी अभिक्रिया में उष्मा शोषी प्रक्रिया। इसकी बात करते हैं उष्मा शोषी प्रक्रिया की। चलो उष्मा शोषी प्रक्रिया की परिभाषा कौन बताएगा? देखो नरेश बताएगा। नरेश बताएगा। सभी चुप रहो, नरेश बताएगा। नरेश बताओ, देखिए उष्मा शोषी प्रक्रिया का उदाहरण मतलब परिभाषा क्या होगी? जल्दी बताओ, नरेश ऑनलाइन है? माइक ऑन करके बोलो नरेश। ठीक है, कौन बोलेगा अब? भानु बोल, भानु परिभाषा बोल। ऑनलाइन है भी या नहीं है? सर वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। सर मैं बताऊं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का समावेश होता है ना। बात वही है, अवशोषण और समावेश का मतलब एक ही होता है। एक ही मतलब होता है, समावेश होना या अवशोषण होना एक ही चीज होती है, ठीक है। तो दोनों की परिभाषा सही है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। समावेश का मतलब अंदर करना, और अवशोषण का मतलब भी वही होता है, अवशोषित करना, है ना। तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? अब देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि जिसको हमें ताप देना पड़ रहा है ना, या उष्मा देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसमें वो अभिक्रिया होती है। एक उदाहरण हमने देखा था, ऐसी अभिक्रिया हमने जस्ट देखी है थोड़ा टाइम पहले ही, जिसमें हमें उष्मा देनी पड़ रही थी। बताओ देखिए वो कौन सी अभिक्रिया थी? जल्दी बताओ, जिसको पता है वो कोई भी माइक ऑन करके बोल दो। ऊष्माक्षेपी नहीं, उष्मा शोषी अभिक्रिया अपन ने एक ऐसा उदाहरण पढ़ा था जिसमें उष्मा देनी पड़ रही थी, यानी उष्मा अवशोषित हो रही थी, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण था वो। बताओ देखिए ऐसी कोई अभिक्रिया पढ़ी हो तुमने तो? अभी अरे था ना वो रेडॉक्स। अभी की बात कर रहे हैं, इसी क्लास में हमने पढ़ा है अभी। सर आज मैं ही पढ़ा बताऊं? हमने वो। हाँ सर मैं बताऊं? यस यस, परी बताओ देखिए। CaCO3। एक मिनट है ना परी, मुझे बताना। यस यस यस, सही है, बिल्कुल सही परिभाषा है। परी मुझे बताना, तेरे पास में कुमकुम बैठी है क्या? तेरे पास कुमकुम बैठी है? आना तो बोल। चलो इसका मतलब बैठी है, वही है, ठीक है। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे थे, उष्मा दे रहे थे, हमने इसमें उष्मा दी। उष्मा देने की वजह से इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इन दोनों में अपघटित हो गया था, ठीक है। ये अपघटन अभिक्रिया में भी पढ़ा था अपन। तो ये उष्मा अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसमें उष्मा की जरूरत है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने उष्मा दी, तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब गैस में अपघटित हो गया, ठीक है। तो ये होगी परिभाषा, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अपन लेंगे कौन सी? 5वें नंबर की कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया।
चलो देखिए मुझे कौन बताएगा विस्तार में मुझे ये भी सर मैंने पिछली क्लास में सर मैं बोलूं? सर बोलूं मैं? एक हाँ कौन करेगी ना हाँ सर बोलूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशक्ति, हाँ बोलो सर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशाली तत्व कम क्रियाशाली तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है। यस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि जो ज्यादा एक्टिव तत्व है वो कम एक्टिव यानी कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है उसके यौगिक में से हटा देता है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया होगा कभी तुम्हें पढ़ाया होगा तो कि भाई जैसे तुम्हारी क्लास है तुम्हारी क्लास बैठी है उसमें कोई बाहर की क्लास का कोई लड़का आ जाता है जो ज्यादा मजबूत हो ताकतवर हो और तुम्हारी क्लास में से किसी को हटा करके वो बैठ जाता है वहां पर। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हटाएगा कौन? जो ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है हटेगा कौन? जो कम क्रियाशील होगा। समझ में आई बात? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को है ना वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक में से हटा देता है उसके यौगिक में से हटा देता है यानी कि कम क्रियाशील तत्व है ना उसका जो यौगिक है उसी में से उसको हटा देगा। बात समझ में आई? चलो अपन एक उदाहरण समझते हैं। तो इसमें क्या होगा देखेंगे हम है ना वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई या है ना कोई अधिक क्रियाशील तत्व है ना कोई अधिक क्रियाशील तत्व है ना कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है। ठीक है तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है। अब एक डेमो रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये भी कोई पदार्थ था इसमें मतलब सी कोई तत्व था ये अधिक क्रियाशील था इसने कम क्रियाशील यानी कि बी को उसके यौगिक में से हटा दिया तो क्या बन गया AC प्लस बी। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है अब अपन पहले एक वास्तविक अभिक्रिया देख लेते हैं। वास्तविक अभिक्रिया में हम देखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? जिंक धातु के साथ। ठीक है तो जिंक धातु क्या होता है? कॉपर धातु के साथ मतलब कॉपर धातु से ज्यादा क्रियाशील है। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो जिंक क्या करेगा कॉपर को उसके यौगिक में से हटा लेगा जिससे क्या बनेगा? जिससे बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है ये हो जाएगी यानी कि इसमें मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया यानी ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक है। किससे? कॉपर से। ठीक है और ये यौगिक बन गया। अगर ये अभिक्रिया उल्टी होती है यानी ZnSO4 प्लस Cu होती तो Cu है ना वो जिंक को नहीं हटा पाता क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है जिंक से तो कम क्रियाशील तत्व को कभी भी नहीं हटा पाएगा। जैसे ऐसे हो सकता है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ जाए ऐसे अभिक्रिया दे दी जाए ZnSO4 प्लस Cu फिर बाद में पूछा जाए कि क्या उत्पाद बनेगा तो क्या लिखना तुम्हें? अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ZnSO4 में से जिंक को Cu को भी नहीं हटा पाएगा है ना। जिंक तो ज्यादा क्रियाशील है ना ज्यादा क्रियाशील को थोड़ी हटा पाएगा कोई। चलो ये लिख दो लिखने के बाद में बोलना मुझे तुरंत ही फटाफट देखो लिखो फटाफट। सर लिख दिया। लिख दिया? हाँ सर।
ठीक है, मिटा दो इसको। मिटा दो ना। देखो, अब नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं अपन। कौन सी है? सत्य अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसको पता है? परिभाषा बता देंगे। इसकी परिभाषा किसको पता, बता देंगे। माइक ऑन करके बोलो देंगे इसकी परिभाषा किसी को पता हो तो। करीना सर वो ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा था, ये तो याद ही नहीं है। नहीं आता। ठीक है, बताता हूँ। देखो ऐसे समझो, जैसे अगर अपन विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे थे, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि एक पदार्थ ने किसी दूसरे को उससे हटा दिया था वहां से। द्विविस्थापन में क्या होगा? विस्थापन, तो इसको कहता है विस्थापन, यानी एक गया उसको हटा दिया वहां से। द्विविस्थापन में क्या होगा? एक यहाँ से हटाएगा तो वो उसको हटाएगा, मतलब दो जगह से विस्थापन होगा, यानी कि दो पदार्थों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना? आयन यहाँ से हट करके यहाँ लग जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि द्विविस्थापन प्रक्रिया की उदाहरण क्या है, परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। समझ में आई बात? इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, परिभाषा लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के मध्य, है ना, दो पदार्थों के मध्य क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? देखो, ये भी एक पदार्थ था और सीडी को एक पदार्थ था। ठीक है, वह क्या, इस डी में इस डी को हटा दिया और बी यहाँ डी के स्थान पर है। डी तो चला गया डी के स्थान पर और बी चला गया डी के स्थान पर। तो दो पदार्थों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ए की जगह क्या आ गया, मतलब डी की जगह क्या आ गया, डी, और सी के पास हमारा आ गया बी। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आई बात? देखो इधर एक उदाहरण समझते हैं। Na2SO4 प्लस ZnCl2। ठीक है, क्या है? Na2SO4 प्लस ZnCl2, दोनों के बीच में आप क्रिया हुई, आपस में क्रिया हुई, तो क्या बना लगेगा? NH है ना, Na चला गया Cl के पास में और जिस चला गया SO4 के पास में, तो ये आपस में आदान प्रदान हो गया। तो क्या बना रहेगा इधर? इधर तो बन गया अपने, या इसको समझ लो, SO4 जो इधर चला गया और Cl इधर चला गया, तो Na के पीछे कौन आ गया? Cl। अब वो तो अपन को देखना पड़ेगा, यहाँ पे सोडियम के दो परमाणु हैं और इधर जो है Cl के दो परमाणु हैं, लेकिन एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है। यहाँ पे दो सोडियम सल्फेट के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज आता है और Na के ऊपर +1 ही आता है। इसीलिए इस -2 को उदासीन करने के लिए दो प्लस की आवश्यकता होगी, जबकि एक Na तो एक ही दे सकता है, इसीलिए दो Na की जरूरत पड़ी, है ना। इधर देखो, जिंक के ऊपर +2 आवेश आता है और Cl के ऊपर -1 ही आता है, तो इस +2 को उदासीन करने के लिए दो माइनस की आवश्यकता होगी, दो Cl की जरूरत होगी। लेकिन जब एक दूसरे के पास जाएंगे, जैसे तुम्हें सोडियम एक प्लस बनाता है, Cl एक माइनस बनाता है, दोनों के बीच संतुलन हो गया। ठीक है,
इसके बाद में देखो इधर लिंक जो है 2 प्लस बनाता है और ऐसा और 2 माइनस, तो इनके भी एक एक से काम चल जाएगा। ठीक है, ये 2 प्लस 2 माइनस वापस उधर से हो गए 1 प्लस 1 माइनस। अब देखो संख्या या सोडियम की संख्या 2 है तो इधर हम 2 करनी पड़ेगी, यहाँ लगा लेंगे। यहाँ Cl की संख्या 2 है तो 2 पहले से हो गया, 2 लगा लेंगे। सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। ये उदाहरण किसका हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। समझ में आई बात? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के मध्य आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी लेते हैं अपन? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी लेते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? सर बताओ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया के विपाक से क्या हो जाएगी? बताओ देखिए, बोलो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, हाँ सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्षार व अम्ल मिलकर अपने गुणों को खो देते तथा लवण तथा जल बनाते हैं और ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इधर उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। सीधी सी परिभाषा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं तथा लवण एवं जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिख लो परिभाषा, लिख लो पहले, है ना। इसमें क्या होगा? अम्ल व क्षार आपस में क्या करते हैं? क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लो, क्या रहेगा? HCl प्लस NaOH। HCl यहाँ पे क्या है? अम्ल, और NaOH क्या है यहाँ पे? क्षार। आपस में क्रिया होगी, क्या बना? NaCl लवण बन गया और साथ में H2O जल बन गया। ठीक है, चलो ये लिख दो, उतारो फटाफट, और फिर मैं क्वेश्चन जो है वो मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, वहां तुम करके बता देना। असाइनमेंट में 3-4 जनों के आते हैं, सबके नहीं आते, ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, तो असाइनमेंट वहां है, वहां पे तुम लोग मतलब है ना सॉल्व करके पेज का फोटो भेज देना, पेज को अलग मत करना, कॉपी में रहने देना। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल भी कोई अभिक्रिया जैसे इसकी बात करते हैं, ऑक्सीकरण उदासी हुआ है, ऑक्सीकरण अपचयन, उसकी बात कर लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया? कोई किसी के प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न हो तो बोल दो अभी, नहीं तो फिर अपन क्लास ऑफ सर कर ये दें। सर हाँ बोलो। ये लिख के सर, ये इसका फोटो भेजना सर, ये लिख के। इसका नहीं भेजना, इसको तो कॉपी में रखना है। मैं असाइनमेंट में प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न का उत्तर करके देखना। ठीक है, हाँ सर। ओके, चलो क्लास खत्म करो। ठीक है।